नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम बात करने वाले हैं हाथों की एक्सरसाइज, खासकर उंगलियों की उन एक्सरसाइज के बारे में जिससे करके एक पैरालिसिस का पेशेंट अपने हाथ की खोई हुई जो क्षमता होती है वो वापस लेकर आ सकता है। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिपर का। ये एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है जो कि 500-600 रुपये का आ जाता है, इजीली मिल जाता है। फिजियोथेरेपी सेंटर्स में भी आपने से देखा होगा, बट इसका सही प्रयोग करना मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। साई संजीवनी में हर साल हज़ारों पेशेंट पैरालिसिस के आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम मेडिसिन देते हैं ऐसे पेशेंट्स को पैरालिसिस की जो उनके ब्रेन में जो नुकसान हुआ था ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, चाहे वो इन्फार्क्ट हो चाहे ब्रेन हैमरेज हो, तो रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। मगर अगर पेशेंट बहुत पुराना है, 5-6 साल से इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। मगर पेशेंट की जो उंगलियों में ना दिक्कत बनी रह जाती है कि पेशेंट की जो फिंगर्स है उन्हें ठीक से काम करने में टाइम लगता है। आप पेशेंट मान लो अगर हाथ चलने भी लग गया मगर उसके अगर हाथ की फिंगर्स की अगर ग्रिप ना आए तो दिक्कत वहीं की वहीं रह जाती है, पेशेंट को सामान पकड़ने में दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट को दिक्कत ना हो इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि इस वीडियो को किस तरह से यूज़ हम करने वाले हैं, किस तरह से हम ग्रिपर को यूज़ करने वाले हैं फिंगर की वापस पावर लाने के अंदर। ग्रिपर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर स्प्रिंग्स लगे होते हैं, मल्टीपल स्प्रिंग्स लगे होते हैं जिससे इसकी पावर डिसाइड की जाती है। मगर ये 5 स्प्रिंग वाला ग्रिपर है, इतनी पावर लगानी नॉर्मल इंसान के लिए भी इसे करना मुश्किल होता है, तो किसी पैरालिसिस के पेशेंट के लिए करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसके आप स्प्रिंग्स खोल दीजिए। मैंने इसके सारे स्प्रिंग हटा दिए, सिर्फ एक स्प्रिंग रह गए। एक स्प्रिंग से क्या होगा कि पेशेंट जो पैरालिसिस की बिल्कुल पावर नहीं थी उसको पावर लाने के लिए ये छोटा सा स्प्रिंग बहुत काम आने वाला है। पेशेंट की हाथ में ग्रिप ना हो, फिंगर्स में बहुत कम मूवमेंट हो, तो पेशेंट को सिंगल स्प्रिंग कर देना चाहिए। ध्यान रखिए स्प्रिंग जो हो सेंटर वाला होना चाहिए, साइड्स के सारे हटा देने हैं हमने। पेशेंट को होल्ड करना है और धीरे धीरे करना है। कितनी बार करना है? 10 बार करना है। 10 बार भी 3 सेट में, यानी पेशेंट इसको 30 बार करेगा 10-10 के सेट में। ये एक्सरसाइज पेशेंट को करवानी होती है दिन में 2 बार। पेशेंट को आप 2 बार कहिए कि आप अपनी बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत इजी एक्सरसाइज होती है, पेशेंट बैठे बैठे भी कर सकता है, खड़े खड़े भी कर सकता है। अगर पेशेंट को ये ग्रिपर ना मिल रहा हो, ये इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसा ना मिल रहा हो जितना सॉलिड हो, करने में आसान हो, तो आप मार्केट में मिलने वाली स्माइली स्पॉन्ज की बॉल होती है, आप वो मंगवा सकते हैं। 10 रुपये की मेरे ख्याल से आती हैं, उसको आप एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं ग्रिपिंग के लिए। मगर उसमें छोटी सी दिक्कत होती है, उसमें ना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई जा सकती। ग्रिपर का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इसमें स्प्रिंग्स को ऐड करके इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, अपने जो एक्सरसाइज का लेवल बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी लेकर आ सकते हैं। मगर ये जो फैसिलिटी है ये आपको बॉल के अंदर नहीं मिलती। मगर जो पेशेंट बिल्कुल शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट पर हो, जिनमें बिल्कुल थोड़ी सी पावर हो, उनके लिए बॉल भी अच्छी है। कहीं से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बॉल से स्टार्ट कीजिए, स्पॉन्ज बॉल से शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपको ग्रिपर पे आ जाना चाहिए। पेशेंट के अंदर हम क्यों दिक्कत ऐसी देखी जाती है? पेशेंट पैरालिसिस का था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हैमरेज हुआ, दिमाग में खून का थक्का आया, उसकी वजह से जो उसका ब्रेन में जो सेंसेशन है ब्रेन के अंदर, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिक्कत आई क्यों। जब किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ, पैरालिसिस हुआ, तो वो किस वजह से हुआ? ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होता है। तो मेरे सामने है एक मॉडल ब्रेन का, तो मैं इससे समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था और कहाँ पेशेंट चूक खा जाते हैं पैरालिसिस के इलाज के अंदर। आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो हुआ क्या कि ब्रेन के अंदर इन्फार्क्ट आया। इन्फार्क्ट क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं इरेटेड वेसल्स जो जा रही हैं, ठीक है, इन्फार्क्ट का मतलब होता है खून का थक्का। जब कभी खून का थक्का सपोज करो इस वेसल के अंदर आया या इसकी दिमाग के अंदरूनी किसी वेसल के अंदर आया हो, तो क्या होता है कि इसके एक हिस्से में खून नहीं पहुंच पाता। जैसे अगर हम समझे कि अगर खून का थक्का तो इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई, तो इसके आगे जितना भी एरिया है वहाँ पर ब्लड नहीं जा पाता। जब भी यहाँ पे ब्लड नहीं जा पाएगा तो ये एरिया डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसी की वजह से जो हमारे हाथ की फंक्शनिंग की पावर है, पैर की फंक्शनिंग की पावर है, वो चली जाती है। इसी तरह का से ब्रेन हैमरेज होता है। अगर ये छोटी छोटी जो वेसल्स आप देख रहे हैं रेड कलर की जो खून को ले जाती है, ये फट जाए हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो क्या होगा कि यहाँ पे सारा खून फैल जाएगा। उसकी वजह से यहाँ के ब्रेन के टिश्यू को नुकसान होता है। इसे हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो अगर आपकी ब्रेन को नुकसान होता है तो पावर किसकी जाती है? आपके हाथ पैर की जाती है। अब
साइंस संजीवनी जो आपको मेडिसिन थी उसने आपको हेल्प किया उस ब्रेन की टिश्यू को दोबारा से रिवाइव करने की, मगर अगर इसमें टाइम ज़्यादा लगा है, आपको साइंस संजीवनी अगर टाइम ज़्यादा हुआ है, 5-6 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, तो क्या देखा जाता है कि पेशेंट की जो मसल्स हैं वो भी वीक हो चुकी होती है क्योंकि वो काम नहीं कर रही होती। जब वो काम नहीं करती तो उन्हें एक तरह से समझ लो कि जंग सा लग जाता है, उन्हें दोबारा चलाने में ताकत लगानी पड़ती है। चाहे ब्रेन से अपना सिग्नल्स आने शुरू हो गए हो, मगर मांसपेशी में अगर दम नहीं है तो वो मोटर चल नहीं पाती, मांसपेशियाँ काम नहीं कर पाती। उसके लिए उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए एक्सरसाइज ही इकलौता ऐसा माध्यम है जिससे वो दोबारा काम करने लायक हो जाती हैं। जो पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको हम कहते हैं कि दिन में उनको आप ज़रूर चलाओ, ज़रूर चलाओ, ज़रूर चलाओ। पेशेंट जो साइंस संजीवनी की मेडिसिन ले रहा हो और वो चलना पसंद नहीं करता, चलता नहीं है, दोबारा कोशिश नहीं करता चलने के लिए, उन्हें कोई ताकत दोबारा नहीं चला पाती। पेशेंट को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक वो पैर ज़मीन पे नहीं रखेगा, अपना वजन अपने पैर पे नहीं डालेगा, उसमें ताकत आनी शुरू नहीं होती। शुरुआती दौर में पेशेंट को ज़रूर दिक्कत होनी शुरू होती है, पेशेंट को 2 सहारों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों साइड आपको सपोर्ट डालनी पड़ती है, मगर पेशेंट जब अपना पैर खुद बढ़ाना लगता है तो वो जितनी भी मेहनत होती है वो साकार होनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी पेशेंट पैरालिसिस के होते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें दोनों टाइप का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि उनकी दिक्कत उनके दिमाग में आई थी, उसकी वजह से उनका हाथ पैर नहीं चल रहा। सिर्फ हाथ पैर की एक्सरसाइज, हाथ पैर की अकेली फिजियोथेरेपी करने से आपको आराम नहीं मिलने वाला। आपने आसपास हज़ारों पेशेंट को देखा होगा जिनमें कोई सुधार नहीं हो रहा। उसके पीछे कारण यही होता है कि जो मेडिसिन हमें दी जाती है, पैरालिसिस की मेडिसिन जो हमें दी जाती है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। वहाँ पे दिक्कत होती है कि जब तक मेडिसिन ब्रेन की नहीं खाई जाएगी तब तक आराम नहीं मिलेगा। ये साबित हो चुका है। जब तक मेडिसिन आप ब्रेन को दोबारा से रीएक्टिवेट करने की, उनको स्टिमुलेट करने की, नर्वस टिश्यू को दोबारा से पावर देने की नहीं लेते, तब तक आपके हाथ पैर में कोई चेंजेस आने शुरू नहीं होते। और जैसे ही आप शुरू करते हैं तो देखते हैं कि फिजियोथेरेपी का भी रिजल्ट आने लग गया, एक्सरसाइज का भी रिजल्ट आने लग गया। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेन को चाहिए था, जो बॉडी को चाहिए था, वो अब मिलने लग गया। उसे एक ऐसा पावर मिलने लगी, ऐसे स्टिमुलस मिलने लगा है जिससे उसके हाथ पैर में वापस करंट आना शुरू हो गया। मगर उस करंट को मोशन में कन्वर्ट करना, उस करंट से मोटर को चलाना, उस करंट से मांसपेशियों को चलाने के लिए मांसपेशियों का भी ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके लिए कोई दवाई नहीं आती। इस दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जो आपकी मांसपेशियों को दोबारा ठीक कर सके। उसको करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। इसलिए जितने भी पेशेंट साइंस संजीवनी के होते हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि मेडिसिन अपना काम कर रही हैं, आपको अपना काम करना है, आपको कोशिश करनी है चलने की, आपको कोशिश करनी है अपने हाथ चलाने की। अगर आपके पास टी पुली है, टी पुली का प्रयोग कीजिए। जो एक्सरसाइज हम बताते हैं ऊपर आपने टी पुली को लगाकर करनी होती है वो कीजिए। आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए जिससे पेशेंट की जो मांसपेशी हो उसमें दोबारा से लचक आना शुरू हो जाए। क्योंकि पेशेंट अगर पैरालिसिस का है तो अगर वो कुछ नहीं करता तो दिक्कत क्या आती है कि मांसपेशियों के अंदर कंस्ट्रिक्शंस आने के चांसेस होते हैं कि हाथ पे टेढ़ा हो गया, ऐसे एकदम टाइट हो जाता है, स्प्रिंग की तरह बन जाता है, हाथ नीचे लेके जाओ फिर वापस ऊपर आ जाता है। ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है हर पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर जो ढंग से फिजियोथेरेपी नहीं करता, ढंग से एक्सरसाइज नहीं करता। इसलिए साइंस संजीवनी की मेडिसिन के साथ साथ आप एक्सरसाइज को मत भूलिएगा, फिजियोथेरेपी को मत भूलिएगा। आप मत लगवाइए फिजियोथेरेपी, आप मत करवाइए एक्सरसाइज किसी और से, आप खुद कीजिए बट ज़रूर कीजिए। मगर वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए, इतने टाइम की होनी चाहिए कि आपको किसी टाइप की कंस्ट्रिक्शंस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मांसपेशी में अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो हम डॉक्टर्स के लिए उसको खोल पाना, उस मसल्स को खोल पाना, उस कंस्ट्रिक्शन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मालिश करवानी पड़ती है। तो अगर आपके हाथ में मूवमेंट नहीं भी है तो उसमें कंस्ट्रिक्शन मत आने दो। उसके लिए एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ज़रूर ध्यान से करो। कोई दिक्कत है हमारे नीचे दे रहे नंबर पर कॉल करो कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, आपको पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। पैरालिसिस का पेशेंट अगर ठीक होना चाहता है तो ध्यान रखना है उसने वहाँ अपनी रूट कॉज जड़ जहाँ पर दिक्कत आई थी, ब्रेन के अंदर जहाँ दिक्कत आई थी, जो क्लॉट आया था, जहाँ पर नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की कोशिश ज़रूर करनी है। अगर वो पेशेंट वो नहीं करता तो कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज मांसपेशी के लिए बहुत अच्छी है मगर ब्रेन के लिए हमें ज़रूर काम करना होता है। ये बात 100% साबित हो चुकी है। तो आज आपने सीखा कि किस तरह से ये छोटा सा डिवाइस हैंड ग्रिपर कितनी चमत्कार कर सकता है, कितनी हेल्प कर सकता है ऐसे पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जिनके हाथ में ग्रिप ना हो, फिंगर में पावर ना हो। कुछ नहीं करना, आपने अपने फिंगर्स को पावर देने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी हाथ की एक्सरसाइज, हाथ की पावर वापस लाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो पैरालिसिस को लेके, हैंड की एक्सरसाइज को लेके, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हम मेरे डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकती हैं। उनसे बिल्कुल आनंद से बात कीजिएगा कि मेरे को क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों, कब ठीक हो जाऊँ, कितने टाइम में ठीक हो जाऊँ। वो आपको बिल्कुल डिटेलिंग में सब कुछ बताएंगे, आपको पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। आपको डाइट क्या खानी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि साइंस इंजीनियरिंग पैरालिसिस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप एक लिंक ब्लिंक हो रहा है, इस लिंक पर आप जाकर पैरालिसिस रिलेटेड जो वीडियोस हम बनाते हैं, पेशेंट के घर जाकर के उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं कि उनको कैसे आराम मिला, साइंस इंजीनियरिंग ने कैसे हेल्प की, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई शंका हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमारे डॉक्टर से आप लिंक कर सकते हैं। मगर बेस्ट ये रहता है कि आप सीधा कॉल कर लीजिए, इससे सीधा कनेक्शन बन जाता है और डॉक्टर्स आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब समय आ गया है मेरे चलने का।